हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ पर एनसीईआरटी आधारित जो कि आपका पर्यावरण विषय है उसके लिए यहाँ पर जो है हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रख पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और देखिए, ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली जो है 11 AM पे होती है। कितने बजे? 11 AM पे होती है। देखिए, अगर आपके पास यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो भी आप लोग जो है बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी आ सकते हैं क्लास में, ठीक है। डेली 11 AM पे होती है, टाइम ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक है? अब यहाँ पर आपसे अजैविक घटक के बारे में पूछा गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं? मनुष्य होगा, पठार होगा, शैवाल होगा या फिर आपके पशु पक्षी होंगे। ध्यान रखिएगा, आपसे क्या कह रहा है? पर्यावरण का अजैविक घटक, ठीक है। तो सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात आती है अजैविक घटक की तो अजैविक घटक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पठार। क्या हो जाएगा? पठार। देखिए, पठार के साथ अगर यहाँ पर आपसे नदी भी विकल्प में देता है या फिर पर्वत देता है लिख करके, तो ये सभी जो है आपके अजैविक घटक है। आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं कि जिनके अंदर जान नहीं होती है तो वो अजैविक घटक होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अगर जैविक घटक के बारे में पूछता है तो आपका मनुष्य भी हो गया, शैवाल भी हो गया, पशु पक्षी के साथ यहाँ पर पेड़ पौधों को भी लिख लीजिएगा। तो ये सभी जो हैं आपके यहाँ पर जैविक घटक के उदाहरण हैं। किसके घटक के? जैविक घटक के उदाहरण हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया कौन सी है? कपास ओटना, कताई, बुनाई या फिर बुनना। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि कपास से जो बीज निकालने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। और एक बार जो है आप लोग जल्दी से सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी नहीं आए हैं तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कपास से बीज निकालने की जो प्रक्रिया होगी ये क्या कहलाएगी? कपास ओटना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कपास को ओटना जो है ये प्रक्रिया कहलाएगी। कताई आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे गांधी जी का जो चरखा होता है उससे क्या होता है? सूत को काता जाता है। क्या काता जाता है? जो आपका सूत होता है इसको काता जाता है। आज भी जो है बहुत से लोगों के यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ जानवर और मनुष्य बहुत ही कम अवधि के लिए निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? विकल्प दिए गए हैं। गुफा होगा, घर होगा, अस्थायी आवास होगा या फिर स्थायी आवास होगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जानवर और मनुष्य बहुत ही कम अवधि के लिए, किसके लिए? बहुत ही जो कम अवधि होती है यानी कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जहाँ पर वो लोग निवास करते हैं वो स्थिति क्या कहलाती है? सभी साथी आंसर करके बताएंगे। प्रश्न को समझ करके पढ़ेंगे, देन आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात आती है अस्थायी निवास की तो ये जो होता है बहुत ही कम अवधि के लिए होता है। क्या हो जाएगा? अस्थायी आवास जो होगा ये इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी गुफा हो गया, घर हो गया, स्थायी आवास हो गया, ये सभी आपके अधिकतम अवधि के जो होते हैं आपके निवास स्थान कहलाते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहा है कि आबनूस की लकड़ी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग माइंड बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपके कि बाहर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बाहर के प्रश्न नहीं है, ये सभी आपके एनसीईआरटी आधारित जितनी भी थीम दी गई हैं उन्हीं से रिलेटेड ये आपके प्रश्न हैं। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? असम होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश होगा या फिर मेघालय होगा। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपकी आबनूस की लकड़ी है ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा असम। क्या बनेगा? असम। देखिए, असम के अंदर अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय जो आपके वन मिलेंगे वो कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ये जो है आपको असम राज्य के अंदर देखने को मिलेंगे। और आप सभी लोगों को पता भी है कि यहाँ पर जो है आपका बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? बिहू फेस्टिवल।
जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका भोगली बिहू, देखिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा आज, भोगली बिहू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कटी बिहू हो जाएगा, और तीसरे की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है रंगोली बिहू। तो देख सकते हैं आप लोग कि 3 प्रकार के बिहू जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछता है तो शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा बन जाएगा? ये सत्रिया बन जाएगा। और यहीं असम राज्य के अंदर जो है आपका बांस से जो बने पुल होते हैं, घर होते हैं, ये सभी लोग जो है यहाँ पर इनको बना करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है, जिस वजह से सेपरेट रखने के लिए लोगों को यहाँ पर इस तरह के घर और पुल बनाए जाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां देखेंगे। कह रहा है कि वर्तमान में रेल को कितने जोन में बांटा गया है? वर्तमान की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। विकल्प क्या दिए गए हैं? 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा या फिर 20 होगा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। और आपको ये भी बताना है कि जो आपका सबसे आखिरी जोन है वो कौन सा है। आप सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाए। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, तो कोशिश करिए कि संख्या को बढ़ाइए आप लोग अपनी। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वर्तमान में आपके रेलवे जोन की। तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं? ये हो गए आपके 18। कौन से हो गए? 18 आपके टोटल रेलवे जोन हो गए हैं। अगर यहाँ पर बात करता है कि जो आपका 18वां रेलवे जोन है यह कौन सा है, तो ये है आपका दक्षिण तटीय रेलवे। पूरा लिख देती हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग भी। दक्षिण तटीय रेलवे जो है यह आपका 18वां जोन है। देखिए अगर यहाँ पर आपसे पूरा फुल फॉर्म में ना दे करके मान लीजिए अगर शॉर्ट में देता है, तब आपको कैसे याद रखना है? तब आपको याद रखना है द त रे। कैसे याद रखना है? द त रे। जैसे ट्रेन वगैरह होती हैं तो उन पर लिखा भी रहता है ना। तो देखिएगा, कभी कभी नोटिस करिएगा बाहर ही ट्रेन की बोगियों पे लिखा रहता है ऐसे शॉर्ट में। अब यहाँ पर अगर मुख्यालय की बात करता है तो ये कौन सा है? यह है आपका विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम जो है आपका ये 18वां जोन है जिसका मुख्यालय है। इसको भी याद रखते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्य जाल की दिशा कैसे होती है? द्विदिशीय होती है, एक दिशीय होती है, बहुदिशीय होती है, या फिर चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं होती है। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो खाद्य जाल की दिशा होती है ये किस तरह से होती है। तो यहाँ पर देखिए द्विदिशीय तो होगा नहीं आपका, क्योंकि खाद्य जाल के बारे में पूछ रहा है। खाद्य जाल का मतलब क्या है कि उलझी पुलझी जो आपकी श्रृंखला होगी वो कभी भी द्विदिशीय नहीं चलेगी, ना ही वो एक दिशीय चलेगी। कैसी चलेगी? ये चलेगी आपकी बहुदिशीय। कैसी चलेगी? बहुदिशीय चलेगी। ध्यान रखिएगा, खाद्य जाल से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7वां देखेंगे। कह रहा है कि भारत आने पर निम्नलिखित में से किस यात्री ने रेहला किताब लिखी थी? कौन सी? रेहला या फिर रेहला जो किताब थी ये लिखी गई थी। विकल्प क्या बताए गए हैं? वास्को डिगामा है, इब्ने बतूता है, मेगस्थनीज है, अलबरूनी है। आप लोगों ने गाना भी सुन रखा होगा, इब्ने बतूता बगल में जूता है ना, वही हाल है। तो बता दीजिए कि यहाँ पर जो है रेहला किताब जो थी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको यहाँ पर जो है हिंट भी दे दिया था, आंसर भी आपका यही बनेगा, इब्ने बतूता। क्या बनेगा? इब्ने बतूता बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर बात करता है आपसे इब्ने बतूता की, तो ये कहाँ के यात्री थे? तो आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना होगा कि ये जो थे ये मोरक्को के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? ये मोरक्को के यात्री थे। पूरा पूरा लिख लीजिए, ऐसे जो है आपको ध्यान भी रहेगा। अगर बात करता है वास्को डिगामा की, तो वास्को डिगामा कौन थे? तो इन्होंने किसकी खोज करी थी? इन्होंने जो है भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी? भारत की जो खोज थी ये वास्को डिगामा ने की थी। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, स्टार लगा लीजिए। अगर प्रश्न पूछेगा तो ज़रूर हो सकता है एक प्रश्न पूछेगा यहाँ से। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात क्या करता है?
मान लीजिए अगर आपसे ये पूछेगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका की जो खोज थी वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है इनकी पुस्तक का, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अब बात आती है ये जो आपकी इंडिका पुस्तक थी इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया था। सबसे ज़रूरी बात है, अगर यहाँ पर घुमा के आपसे प्रश्न पूछेगा लॉन्ग में, तो ये पूछेगा कि जो आपकी इंडिका थी यानी कि मेगास्थनीज की, इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो भारत की 7 जातियाँ थी, कौन सी, भारत की जो 7 जाति थी इनका उल्लेख किया गया था इस किताब के अंदर। और क्या याद रखना है मेगास्थनीज के बारे में, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है CGM, ध्यान रखेंगे इसको भी। बात करते हैं अगर अलबरूनी के बारे में, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, NCERT में खूब दे रखा है इनके बारे में कि आपके जो अलबरूनी थे ये कहाँ से आए थे, तो ये आए थे उज्बेकिस्तान से। लिख लीजिए जिनको नहीं याद है तो उनके लिए ज़रूरी भी है लिखना, उज्बेकिस्तान से जो है ये आए थे। ठीक है, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8वां देखेंगे। कह रहा है कि मुख्यतः पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि जो आपके अधिकांश पौधे होते हैं यह मिट्टी से नाइट्रोजन जो है वो किस रूप में प्राप्त करते हैं। विकल्प क्या दिए गए हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रेट्स। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, ये चौथा वाला विकल्प, यानी कि जो नाइट्रेट्स है, ये जो आपके पौधे होते हैं ये मिट्टी से जो आपका नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9वां देखेंगे। कह रहा है पृथ्वी की जल धारण करने वाली परत को क्या कहते हैं। देखिए अगर बात करता है पृथ्वी की जल धारण करने वाली परत की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका जलभृत। क्या बन जाएगा, जलभृत। पृथ्वी की जो जल धारण करने वाली परत होती है इसे जलभृत कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10वां देखेंगे। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, यानी कि विटामिन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, विटामिन E होगा, विटामिन K होगा, विटामिन A होगा या फिर आपका विटामिन C होगा। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का। ये 400 में है ना चाची, 400 में है ना, मतलब जमीन तुम्हारी। तो यहाँ पर देखिए बात किसकी कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने में जो आपका सहायक विटामिन है इसका नाम क्या है, तो ये है आपका विटामिन K। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो विकल्प जो दूसरा है ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसका। अब देखिए अगर यहाँ पर और विटामिन की बात करता है, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया विटामिन E, तो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। अगर हम लोग इसको नाम देते हैं तो ये हो जाता है टोकोफेरॉल। क्या नाम हो जाता है इसका, टोकोफेरॉल जो है वो इसका रासायनिक नाम होता है। देन यहाँ पर अगर बीमारी की बात करता है, तो माफ़ कीजिएगा, अगर यहाँ पर आपसे ये बात करता है कि इस विटामिन को और क्या कहा जाता है, तो हम आपको हर बार बताते हैं कि इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। जिसको भी सुंदर होना है तो वो सभी लोग इस विटामिन का सेवन करें। देन बात आती है यहाँ पर अगर विटामिन ए की, तो आप सभी लोगों को पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग बन जाता है, तो रतौंधी रोग जो है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अगर बात करता है विटामिन सी के बारे में, तो देखिए विटामिन सी इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग जो है वो इसकी कमी से होता है। और यही जो आपका विटामिन सी होता है, अगर हम लोग इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये करता क्या है, घाव भरने का कार्य करता है। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, इन सभी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
और यही एक ऐसा विटामिन है, विटामिन सी, जो कि यहाँ पर गर्म करने पर ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। देखिए विटामिन ए का जो है आप लोग रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है इसका, रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न संख्या 11 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। विकल्प क्या दिए गए हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा, मणिपुर या फिर आपका कर्नाटक। तो सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपकी जो लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लोकटक झील की, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है आपकी मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। और इसी मणिपुर के अंदर जो है यहाँ पर आपको एक तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह आपको यहीं देखने को मिलेगा। और मणिपुर की भाषा क्या होती है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मणिपुरी जो है यहाँ पर बोली जाती है। देन यहाँ पर अगर नृत्य की बात करता है तो नृत्य भी आपका मणिपुरी नृत्य हो जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के अंदर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको कई सारे नेशनल पार्क मिल जाएंगे, जैसे कि आपका राजा जी हो गया, गंगोत्री हो गया। और क्या आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं पथरीले रास्तों का। किसका प्रयोग करते हैं, पथरीले रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर यहाँ पर पूछता है आपसे उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर जो है नुआखाई फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही फेस्टिवल ज़्यादा पूछने की संभावना दिखती है, ठीक है। अगर बात करता है कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के अंदर आपका कौन सा यहाँ पर लोक नृत्य या फिर आपका जो लोक गान है, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर यक्षगान फेमस है। उसके बाद डुल्लू कुनिथा है, कौन सा, जो डुल्लू कुनिथा है यह भी आपका यहीं पर प्रसिद्ध है। तो ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प दिए गए हैं 3 मार्च, 22 मार्च, 4 मार्च या फिर 8 मार्च। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि विश्व वन्यजीव दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी बात करता है विश्व वन्यजीव दिवस की, तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। कब मनाते हैं, 3 मार्च को। बाकी जो है आप लोग जल दिवस याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ईवीएस सब्जेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रखा गया है कि कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। विकल्प दिए गए हैं, जलवाष्प होगा, ब्रोमीन होगा, मीथेन होगा या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या बनेगा, ये जो आपकी ब्रोमीन होती है, कौन, जो ब्रोमीन गैस है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, PFC, ये जितनी भी गैसेस हैं आपकी, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कह रहा है कि थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, इस प्रश्न में उप थीम आपसे पूछा गया है। और आप लोगों को पता भी है कि आपके पेपर के अंदर थीम और उप थीम जो है इन्हीं से प्रश्न बनेंगे, इनसे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि KVS के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि थीम और उप थीम से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प क्या दिए गए हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चौथा कह रहा है कि आश्रय। तो आप सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो थीम परिवार है या मित्र है, इनमें से कौन सा उप थीम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं उप थीम की, तो कार्य और जो खेल है ये आपका उप थीम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, उप थीम के अंतर्गत आता है। लेकिन जो भोजन और जल है ये आपका थीम है। चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं ये भी आपका थीम है। आश्रय जो है ये भी आपका थीम है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उप थीम आपकी 4 है, थीम आपकी कितनी है, तो थीम हो गई आपकी 6। कितनी हो जाएंगी, 6। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे।
कह रहा है कि लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है या फिर आपका उत्तर प्रदेश का है? तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो लाजिम है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जो आपका लाजिम है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आपका महाराष्ट्र का। कौन सा है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर जो है आप लोग क्या याद रखिएगा, यहाँ पर जो लावड़ी नृत्य होता है, कौन सा जो लावड़ी नृत्य है ये भी आपका मणिपुर स्टेट का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पंजाब का कौन सा है? तो पंजाब का है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। गुजरात का कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा गरबा। नेक्स्ट अगर उत्तर प्रदेश की बात करता है तो यहाँ पर आपका रासलीला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रासलीला हो जाएगा। और यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथक। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। मोस्ट सेलेक्टेड आपके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हैं। तो बस कुछ दिन रुक जाइए, मेरी जैसे तबीयत ठीक होती है मैं आपको तुरंत जो है यहाँ पर एक मैराथन क्लास करवाऊंगी, जिसके अंदर आपको 100 से 150 क्वेश्चन और उससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो है आपकी यहाँ पर जो कल हुई थी क्लास, उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ पॉजिटिव कमेंट किए थे, मुझे पढ़ कर के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई शानी गौर है, इन्होंने लिखा मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, उसके लिए थैंक यू। और नीरज वर्मा है कोई, उसके बाद राना अनमोल सिंह है, इन्होंने लिखा है थैंक्स मैम, मैं एक विजुअली हैंडीकैप हूँ और मैं सारी तैयारी आपसे ही करता हूँ और आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद माँ। तो इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। ये विजुअली हैंडीकैप हैं तो समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद कोमल मिश्रा ने कमेंट किया है, प्रीति रानी की है। तो प्रीति रानी बहुत ही जल्दी जो है आपको यहाँ पर मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर ज्ञानेंद्र कुमार ने भी किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी साथियों ने यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट किया है। ऐसे ही आप लोग बस सपोर्ट देते रहिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और इस चैनल पर आपको एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, फ्री में कंटेंट मिलेगा। सभी टीचर्स आपको दे रहे हैं तो वैसे ही हम भी आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।